घटना चक्र में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले आज का एजेंडा। झारखंड में पहले गैर आदिवासी नेता का मुख्यमंत्री बनना तय। पार्टी उपाध्यक्ष रघुवर दास के नाम पर तकरीबन बन चुकी है सहमति। जम्मू कश्मीर में बाप बेटे और बाप बेटी में से एक को चुनने की भाजपा की मजबूरी। अरुण जेटली ने नवनिर्वाचित विधायकों से ली राय, पार्टी अध्यक्ष पर छोड़ा फैसला। और असम हिंसा में मरने वालों की संख्या पहुंची 80। एनआईए करेगी मामले की जांच। गृह मंत्री राजनाथ ने बताया आतंकी हमला, कहा नहीं बचेंगे दोषी। लेकिन राज्य के मुख्य सचिव काजीरंगा पार्क में मना रहे हैं छुट्टियां। सबसे शुरुआत करते हैं। आज झारखंड में गैर आदिवासी मुख्यमंत्री बनना लगभग तय है। रघुवर दास का नाम सबसे आगे भी है और लगभग माना जा रहा है कि उनके नाम पे सहमति भी बना ली गई है। हालांकि औपचारिक रूप से बैठक कल विधायकों के साथ भी होना है और कई बैठक के बाद मुझे लगता है कि इसका ऐलान किया जा सकेगा। कई और जो दावेदार हैं इस पद के लिए, उनसे भी बातचीत की जा रही है। अर्जुन मुंडा को मनाने की भी बात की जा रही है। उनसे लोग नेता मिल रहे हैं, उनको समझाया जा रहा है। खबर यह भी आ रही है कि गैर आदिवासी मुख्यमंत्री बनने को लेकर जो आदिवासी विधायक हैं बीजेपी में, उनकी नाराजगी की बात बताई गई कि वो नाराज हैं, उनको मनाया जा रहा है। लेकिन इन तमाम चीज़ों का कोई आधिकारिक रूप से कोई इस पर ना पुष्टि हुई है और ना इस पर कोई अभी तक खुल के मीडिया के सामने बोलने को आए। हमारे साथ 3 मेहमान हैं। प्रोफेसर एस के दत्ता है, राजनीतिक विश्लेषक हैं। अवधेश कुमार वरिष्ठ पत्रकार, आलोक कुमार जी वरिष्ठ पत्रकार। सबसे पहले आलोक जी, आपसे शुरुआत करते हैं कि झारखंड में पहला गैर आदिवासी मुख्यमंत्री बनना, क्या आपको लगता है जो ये तय माना जा रहा है, क्या इसमें उलटफेर की संभावना अभी भी बहुत ज्यादा है? दिलीप जी, गैर आदिवासी मुख्यमंत्री बना देना झारखंड में आने वाले दिनों में थोड़ी मुसीबत का सबब बन सकता है भारतीय जनता पार्टी के लिए। इसके लिए ये गुना भाग लगातार जो चल रहा है, परिणाम आने के बाद खुद रघुवर दास दिल्ली आए और दिल्ली से मिल के गए, तो ये मुमकिन था कि स्पष्ट इशारा उनकी तरफ हो जाता। लेकिन वहां पर अर्जुन मुंडा जो सबसे लंबे समय तक मुख्यमंत्री रहे हैं राज्य के, और आदिवासी मुख्यमंत्री अब तक वहां का आदिवासी ही मुख्यमंत्री रहा है, तो उनकी ओर से उनके और रघुवर दास के जो रिश्ते हैं उसमें कुछ खाई है। और उस खाई को देखते हुए केंद्रीय नेतृत्व को लग रहा है कि आदिवासी विधायक जो 7 जीत के आए हैं, उनके सामने अर्जुन मुंडा एक विवाद का विषय बने, उनको लेकर के अर्जुन मुंडा कुछ विवाद बढ़ा सकते हैं और भारतीय जनता पार्टी ने वहां ऐसे विवाद को पहले भी भुगता है जी। तो इसलिए थोड़ी सावधानियां बरती जा रही हैं और लगातार अर्जुन मुंडा से मुलाकात का सिलसिला केंद्र के निर्देश पर रविंद्र सिंह और बाकी लोग लगातार मिल रहे हैं, उन्हें समझाने की कोशिश कर रहे हैं। इस बीच बड़ी चालाकी से लुइस मरांडी का नाम निकल के आया है, जिसमें कहा जा रहा है अगर अर्जुन मुंडा नहीं तो लुइस मरांडी बने। और लुइस मरांडी अर्जुन मुंडा के खेमे की कही जाती है, खेमेबद्ध है वहां झारखंड में पूरी। जो सबसे इंटरेस्टिंग सवाल है कि क्या वहां पे आपको लगता है कि गैर आदिवासी मुख्यमंत्री बनाने का, ये बनने का समय है, ये आ गया है, अब ये होना तय है? अगर राजनीति के लिहाज से कहें तो नहीं, बिल्कुल नहीं। और झारखंड के विकास के नाम से और संदर्भ में अगर बात करें तो ये वाजिब समय है, क्योंकि अब मौका मिलना चाहिए वहां। लेकिन जहां तक राजनीति और सियासत की बात है तो झारखंड का गठन ही इस बात को लेकर हुआ था कि आदिवासी चेहरा सामने था और आदिवासियों का विकास, ये माना जा रहा था कि बिहार में रहते उनका विकास नहीं हो पा रहा है और पूरा झारखंड मूवमेंट ही आदिवासियों को लेकर चल रहा था। और अब 14 साल के बाद अगर वहां कोई गैर आदिवासी मुख्यमंत्री बनाया जा रहा है तो इसके लिए बड़े जिगरे की जरूरत है, बड़े हिम्मत की जरूरत है। और मुझे लगता है कि 14 साल में जो राज्य का हश्र हुआ है एक आदिवासी मुख्यमंत्री बनाए जाने की वजह से, उससे हो सकता है झारखंड उभर पाए। लगता है आपको? अवधेश जी, मैं इनकी आरंभिक बात से सहमत नहीं हूं, लेकिन बाद में इन्होंने उसको जरा, जैसे हम पहले आटा को रौंदते हैं, रौंद के फिर बढ़िया से उसको लोई बना देते हैं, वैसे ही आलोक जी ने उसके अंत में लोई बना दिया। वही मैं शुरुआत करने वाला था कि मेरे लिए देखिए, भारतीय जनता पार्टी की और राजनीति में इससे क्षति होगी, इसका लाभ होगा, ये मेरे लिए महत्वपूर्ण नहीं है। पार्टी के लिए महत्वपूर्ण है, पार्टी के लिए महत्वपूर्ण हो सकता है जी, लेकिन पार्टी के लिए भी महत्वपूर्ण यह है कि सरकार कैसा प्रदर्शन करती है।
आरंभिक असंतोष, आरंभिक गुस्सा, आदिवासियों में थोड़ी बहुत इससे असहमति भी होती है, लेकिन अगर किसी के गैर आदिवासी के नेतृत्व में सरकार बेहतर काम करके पहले से मचे भ्रष्टाचार, वहां की प्रशासनिक काहिली, वहां जो जो लूट है, वहां जो कॉर्पोरेट का एक प्रकार से वार है नेताओं के बनाने में, वहां जो राजनीतिक अस्थिरता है, इन सब से निकाल करके अगर वहां, क्योंकि रघुवर दास की एक छवि है कि डिप्टी सीएम रहते हुए जितनी सादगी से रहते थे, कार्यकर्ताओं को मिलना आसान था, आप सड़क पर उनको रोक के बात कर ले सकते थे, उन पर कोई भ्रष्टाचार का आरोप नहीं है, बहुत पुराने हैं। मेरा जो पहला सवाल है, रघुवर दास पे मैं बाद में आऊंगा, मेरा जो पहला सवाल यही है, गैर आदिवासी मुख्यमंत्री, अभी तक आदिवासी मुख्यमंत्रियों का प्रयोग झारखंड में सफल नहीं रहा है, चाहे आप किसी कसौटी पर रख दें। देश के सबसे ज्यादा भ्रष्टाचार करने वाला मुख्यमंत्री आदिवासी निकला, जिस पर मुकदमा चल रहा है, चुनाव के बीच में उस पर चार्जशीट हुआ है, जो कि अंदर जेल में है। राज्यसभा के चुनाव में जिन 22 विधायकों पर छापे तो गैर आदिवासी मुख्यमंत्रियों पे कहीं हुआ है, एक सिर्फ ऐसा तो हुआ नहीं है कि आदिवासी मुख्यमंत्री पे कोई चार्जशीट हुआ है भ्रष्टाचार के मामले में, गैर आदिवासी मुख्यमंत्री कई राज्य के हुए हैं, लेकिन मैं अभी हम झारखंड की बात कर रहे हैं, बाहरी वहां अभी तक जो है, मैं यही कह रहा हूं कि झारखंड में आदिवासी मुख्यमंत्रियों ने एक ऐसा प्रामाणिकता अपनी स्थापित नहीं की है कि वो वाकई अपने आदिवासियों के विकास को लेकर इतने संवेदनशील है कि अपने अहंग को, अपने सुख को, भ्रष्टाचार और स्वार्थ के प्रति जो उनकी लिप्सा है उसको, और सत्ता भोग, बड़े सत्ता के संस्कार को आदिवासी संस्कार में बदल सके, ऐसा वहां के किसी मुख्यमंत्री ने अभी तक नहीं दिखाया है। ये रांची के अभी होने वाला है, आदिवासियों को भी समझना, अभी ये संस्कृति बनानी पड़ेगी। हम लोग इस उम्मीद से, मेरा क्या अभी थोड़ा सा इत्तेफाक नहीं रख रहा हूं कि झारखंड के जो पहले मुख्यमंत्री का कार्यकाल आप देखें तो उसमें जो भी कह रहे हैं अवधेश जी, उससे खुद वो पाएंगे कि वो भिन्नता है थोड़ी सी, कि एक अच्छे कैरेक्टर के साथ राज्य चलना शुरू हुआ था। बाद के दिनों में जो स्थितियां हुई, जो मधुकोड़ा बने, अर्जुन मुंडा जिस तरीके से बने, ये सारी चीजें हो सकती हैं, लेकिन आदिवासी के अंदर नेतृत्व की क्षमता नहीं है, ये मैं नहीं और वो स्वस्थ और सुशासन नहीं दे सकते हैं। ये अभी तक जो मुख्यमंत्री बने हैं 14 वर्ष तक, पहले मुख्यमंत्री मेरा कहना, मैं ये बाबूलाल मरांडी जो 14 बाबूलाल मरांडी बने तो उन्होंने वासी और मुझे लगता है जो मुद्दा है मुद्दा पे आते हैं। जो आज का सवाल है, जो आज का सवाल है कि क्या भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनना, स्पष्ट बहुमत है, गैर आदिवासी बनाने मुख्यमंत्री बनने का आपको लगता है कि जो स्थिति है? मैं तो देखिए, अगर रघुवर दास मुख्यमंत्री नहीं बनते हैं तो मेरे लिए एक आश्चर्य की बात होगी इस समय, जो स्थिति भारतीय जनता पार्टी के बारे में जहां तक मेरी आपके लिए आश्चर्य हो सकता है, लेकिन मेरा जो सवाल है वो आश्चर्य से नहीं, बिल्कुल जमीनी हकीकत मानना है कि गैर आदिवासी मुख्यमंत्री की इस बार पूरी संभावना बन गई है। जो नाम था उसमें सुदर्शन भगत का भी नाम आ गया था, केपी सिंह का नाम आ गया था, ज्यादातर नाम सीपी सिंह के नाम आ गए थे, सरजू राय के नाम आए थे, तो ज्यादातर नाम यही आए हैं। झारखंड अलग राज्य इसलिए बना कि वहां के निवासियों का विकास हो, उसमें आदिवासी मेजोरिटी में उनका भी हो, लेकिन राज्य को इस आधार पर देखना कि आदिवासी बन रहा है, गैर आदिवासी बन रहा है, ये पॉलिटिकली देखिए, पॉलिटिकली जिस राज्य में पॉलिटिक्स मारा है झारखंड को अभी तक जी, वो सब मिलजुल कर काम करें उसमें। सिर्फ राजनीति की बात करें अवधेश जी, अगर आप मौका दे तो, कि अब देखिए अगर भारतीय जनता पार्टी वहां अगर गैर आदिवासी मुख्यमंत्री बनाती है, मैं रघुवर दास के नाम पे वो अच्छे हैं बुरे हैं इस पे नहीं जा रहा हूं, आप जो मूल सवाल कर रहे हैं गैर आदिवासी और आदिवासी बनाने के नफा और लाभ नुकसान की बात मैं कह रहा हूं। अब अभी जो स्थिति है उसी का आकलन किया जा रहा है। बिल्कुल, मैं जब आप आदिवासी मुख्यमंत्री वहां नहीं बनाते हैं तो आदिवासी झारखंड से लगने वाले समान बिरादरी वाले आदिवासियों की बहुत बड़ी तादाद पश्चिम बंगाल में है, और वो कहीं ना कहीं झारखंड की राजनीति इन्फ्लुएंस हुआ करता है। सिर्फ पश्चिम बंगाल नहीं, कोकरझार तक जिन आदिवासियों की वहां हत्या हुई है, कोकरझार की घटना सीधे से झारखंड के मूल के आदिवासियों से जुड़ी पड़ी है। पूरे नॉर्थ ईस्ट, उड़ीसा की बात करें, उड़ीसा में पूरा झारखंड मुक्ति मोर्चा को वहां सीटें मिलती रही हैं, और सिर्फ इस आधार पर मिलती रही हैं कि वो आदिवासी को प्रतिनिधित्व देते रहे। तो आप भारतीय जनता पार्टी अगर ऐसा कोई जोखिम ले सकती है और आने वाले दिनों में उसे अगर ले सकती है, आपको लगता है कि इस वक्त तैयार नहीं है उस जोखिम के लिए बीजेपी? ये बड़े जिगरा की बात है, जैसे कह रहे हैं तैयार है या नहीं, आप ये बताएं मुझे। तैयार की बात तो मुझे, तैयार की बात इस
आकलन की प्रक्रिया से उन्हें गुजरना पड़ेगा, तब तैयार और नहीं तैयार होने की बात होगी। लेकिन आकलन जहां तक करना चाहिए या कर रहे होंगे वो, तो इन चीजों को जरूर शामिल रख रहे होंगे, जिसमें पश्चिम बंगाल का आने वाला चुनाव होगा उनके समझ में उड़ीसा में पार्टी के विस्तार का मामला होगा, जहां लगभग पार्टी शून्य हो चुकी है। तो अगर ऐसा कर सकती है तो पूरे उड़ीसा के आदिवासी के बीच में कोई आदिवासी नेता झारखंड से निकल करके बुनाना शुरू कर दे कि देखिए गैर आदिवासी छवि वाले लोग हैं। अगर पश्चिम बंगाल में आके कोई ऐसी राजनीति करने लगे उन आदिवासियों के बीच में जिनसे आने वाले दिन में उनको समर्थन की जरूरत है, तो एक नए राजनीति अध्याय की शुरुआत की वजह बन सकता है अगर वहां कोई गैर आदिवासी मुख्यमंत्री बनाते हैं। चलिए डॉक्टर दत्ता, क्या लगता है? मैं समझता ये समय है कि आपको लगता है कि अब इस बार जो स्थिति, जो परिस्थिति, जो समय, जो नाम आगे आ रहे हैं जिस तरह के तमाम, और रघुवर दास उसमें बिल्कुल फ्रंट रनर बने हुए हैं, तो ये लगता है कि इस बार वाकई ये परिवर्तन की शुरुआत यहाँ से होगी? मेरा मानना है कि विषय ये नहीं है कि आदिवासी मुख्यमंत्री बने या फिर नहीं बन रहा है आदिवासी बने। उससे ज्यादा महत्वपूर्ण है कि एक सही सरकार, सटीक सरकार देना जरूरी है। ये जो बात आप कह रहे हैं, मेरा प्रश्न है मूल जो अभी, चूंकि आकलन जो फ्रंट जितने दावेदार हैं उसमें सबसे मजबूत दावेदारी रघुवर दास की है। उसी पे और जो दावेदारी जिस दावेदारी सवाल के घेरे में सिर्फ इसलिए आता है कि वो कह रहे हैं कि गैर आदिवासी है, आदिवासी नहीं है। तो क्या ये कारण है, आपको लगता है कि इस कारण को पीछे छोड़ के रघुवर दास को आगे ले जाया जाए? नहीं, उसी पे मैं आ रहा था। भारतीय जनता पार्टी को मैं जितना समझता हूँ, क्योंकि काफ़ी मैं बीजेपी पे अध्ययन किया हूँ, और उसकी जो संगठनिक ढांचा है उस पे निर्णय कलेक्टिव वे में लिया जाता है। झारखंड के परिप्रेक्ष्य में अगर देखा जाए, झारखंड के 1/3 पॉपुलेशन आदिवासी पॉपुलेशन है, 2/3 पॉपुलेशन गैर आदिवासी है जी। तो ये एक बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है। 14 साल दिया गया है आदिवासियों को, ऐसा नहीं है कि मौका नहीं मिला है जी। उस मौके पे वो लोग अपने सही तरह से चीज़ें नहीं कर पाए, वो लीडरशिप की कमी रही होगी या फिर किसी और कारणवश रहा होगा। सबसे महत्वपूर्ण बात यहाँ पे ये है कि रघुवर दास का दिल्ली आना और फिर उसके बाद वापस जाना अपने आप में सिंबॉलिक संकेत है। और सिंबॉलिक संकेत इसलिए है क्योंकि केंद्रीय कार्यालय में आके बैठक करना, केंद्रीय नेताओं से मिलना और उसके बाद वापस जाना, वो कहीं ना कहीं पे एक मैसेज दर्शाता है कि बीजेपी शायद इस पहल के लिए अब तैयार है। और मैं मानता हूँ कि 1-2 दिन के अंदर घोषणा भी हो जाएगा और शायद झारखंड को एक गैर आदिवासी नेता मिलेगा। चलिए आपको हम दिखाते हैं रघुवर दास से जब इस बारे में सवाल पूछा गया मुख्यमंत्री बनने पर, उन्होंने क्या जवाब दिया है, आप खुद देखें उसे। भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी है जहां पद मांगा नहीं जाता है, पार्टी के द्वारा दी जाती है। लेकिन अमित शाह से बधाई मिली या बधाई संदेश मिला आपको अभी तक? देखिए ये बातें आप सबको पता चल जाएगी 2-3 दिन के अंदर। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पे जो कुछ कहा वो भी आपको हम दिखाते हैं। मैं खासकर झारखंड की जनता और भारतीय जनता पार्टी के प्रति समर्पित कार्यकर्ताओं को नमन करता हूं, जिन्होंने आदरणीय मोदी जी के इस चुनावी अभियान में जिन्होंने जनता से यह आह्वान किया था कि आप हमें बहुमत दें, हम विकास देंगे, और जनता ने उनकी बातों को विश्वास किया। और सिर्फ झारखंड ही नहीं, जम्मू कश्मीर जो एक मुस्लिम बहुल राज्य है, वहाँ भी एक बड़े दल के रूप में जो जनता ने जनादेश दिया, इससे हम कह सकते हैं पूरे देश में मोदी की लहर चल रही है, पूरे देश में परिवर्तन की लहर चल रही है, विकास की लहर चल रही है। बहुमत दो, विकास लो। मोदी ने बहुमत मांगा था और विकास देने की अब बारी है उनकी, और यही परिवर्तन, यहीं से परिवर्तन की शुरुआत होती है। तो क्या विकास के लिए जरूरी है कि जो वो लोग, वो व्यक्ति जो आदिवासी है, गैर आदिवासी है, अगड़ा है, पिछड़ा है, क्या है, इन तमाम चीज़ों को दरकिनार करके एक अच्छे नेता को आगे रखा जाए ताकि झारखंड का विकास हो पाए? ये एक सवाल है, इसका जवाब बीजेपी के नेता ढूंढ रहे होंगे। लेकिन बीजेपी के नेताओं की मजबूरी भी है कि वहाँ की जो सियासी, जो वहाँ का वातावरण है, उस वातावरण में भी वो जो चुनौतियां हैं उससे कैसे निपटे। आलोक जी, ये दोनों चीजें हैं, एक तरफ है तो बहुमत दो, विकास लो, और दूसरी तरफ है कि जो वहाँ का गैर आदिवासी जो मूल रूप से आप देखें वहाँ की सियासत अभी तक इसी
दो ध्रुव के तरफ अगर आप जानते हैं क्या यहाँ पे ये गुंजाइश अब दोनों चीजों के बीच में लगता है कि विकास वाली जो बात है वो प्राथमिकता से रहे, अब वो प्रायोरिटी है यहाँ पे? दिलीप जी, दर्शकों को हम लोग से ज्यादा पता है कि जब भारतीय जनता पार्टी इस चुनाव में उतरी थी 40 दिन पहले, तो ये मान के उतरी थी कि उसका कैंडिडेट दबे छुपे जवान में रघुवर दास ही थे। वो केंद्रीय उपाध्यक्ष हैं, सांसद हैं, लेकिन उसको भारतीय जनता पार्टी ने तय किया था कि मैं इन्हें विधानसभा चुनाव भी लड़ाऊंगा। और उस समय ही ये लगभग साफ मामला था कि रघुवर दास संभावित उम्मीदवार होंगे, मुख्यमंत्री बनने के नाम पे केंद्र की एक सहमति होगी। और रघुवर दास क्यों, इसके लिए भी एक बात बताऊं कि वो जिस समुदाय से आते हैं उस समुदाय की स्थिति आदिवासियों से बहुत ज्यादा भिन्न नहीं है। उनकी सामाजिक स्थिति भी लगभग उनसे मेल खाती है। और अगर आप इनके अलावा, रघुवर दास के अलावा सरयू राय या सीपी सिंह या किसी और अगड़ी जाति के और ऐसे किसी नेता को आप सामने करते तो यह संभव था कि इल्जाम लगता कि यह जाति बिहार से टहल के आई है। और पूरी राजनीति, झारखंड की राजनीति इस बात को लेकर होती रही है कि कौन बिहारी है और कौन गैर बिहारी है, क्योंकि अब तक वो एक आइडेंटिटी क्राइसिस से गुजर रहा है राज्य। और उसी आइडेंटिटी क्राइसिस को सैचुरेट करने के लिए, उसे ही पूर्ण करने के लिए यह बात चलती रही है कि इस राज्य का मुख्यमंत्री आदिवासी ही होगा। तो अगर आदिवासी नहीं होगा तो रघुवर दास एक बेस्ट ऑफ द बेस्ट चॉइस है वहां, क्योंकि वहां वो बिल्कुल जुड़े हुए हैं और सदान के एक समुदाय से हैं, जो कि उनके ऊपर कोई ये नहीं कह सकता कि ये उनकी जाति या वो उनके लोग या उनके परिवार के लोग ऐसी संपन्न स्थिति में हैं कि जिनके लिए विकास की जरूरत नहीं है। तो उस तादाद से आ रहे हैं, वहां के स्थानीय हैं, सब कुछ उस पैरामीटर में ठीक बैठते हैं। और गैर आदिवासी होने के इल्जाम को अगर किनारे कर दें तो ये बातें साफ थी। लेकिन जिस ढंग से 40 दिनों वहां की सियासत चलती रही, बढ़ती रही, उम्मीदवारों को लेकर के बातें चल रही, अर्जुन मुंडा के चुनाव सिलेक्शन में, उम्मीदवार सिलेक्शन में महत्वपूर्ण भूमिका होती रही, आजसू वहां आके मिला, ये तमाम घटनाएं परिघटनाएं ऐसी घटती रही कि एक माहौल सा बनता गया कि गैर आदिवासी और आदिवासी में भारतीय जनता पार्टी को अंतिम नतीजे पर आने समय में गौर करना पड़ेगा। और ऐसा एक माहौल बनाया गया। और उस माहौल की वजह से ही अचानक ये बात कोई खुल के कहने की स्थिति में नहीं है कि भाई रघुवर दास आपके उम्मीदवार हैं। उसके लिए एक पृष्ठभूमि बनाई जा रही है, उसका लिए एक माहौल बनाया जा रहा है। और तो आप ये कह रहे हैं कि अब जो है यहां से नए जो गैर आदिवासी मुख्यमंत्री, आप कह रहे हैं कि चाहे उसका कारण जो भी हो, कारण विकास हो, उनकी छवि हो, और जो भी आप तमाम चीज गिना रहे हैं, लेकिन ये माना जाए, ये तय माना जाए कि रघुवर दास जो है झारखंड के अगले मुख्यमंत्री होने जा रहे हैं। ये 99.9% जी, इस बात को आप मुतमईन होकर मान लें। और भारतीय जनता पार्टी की राजनीति करने वाले लोग चुनाव के ऐलान के वक्त ही, जब रघुवर दास को विधायक के तौर पर विधानसभा सदस्यता के लिए मैदान में उतारने की बात हुई थी, तभी ये मान गए थे लोग। और उनके खिलाफ ही एक धुरी बनती रही थी, तैयारी होती रही थी। तो 99% अभी की स्थिति में रघुवर दास ही अगले उम्मीदवार बनने वाले हैं। और कल संभवतः यहां से केंद्र से सारे नेता चले गए हैं और उनकी मौजूदगी में, और आज जो एक्साइज वहां बड़ा जबरदस्त हुआ है दिलीप जी, कि वहां अर्जुन मुंडा को इस बात के लिए सहमत करने के लिए, क्योंकि उनके दोनों के रिश्ते उस ढंग से मजबूत नहीं रहे हैं। ये रघुवर दास ने वहां प्रदेश अध्यक्ष के तौर पर बड़ी अहम भूमिका निभाई थी, उप मुख्यमंत्री रहते हुए उनकी भूमिका ही बड़ी अहम थी। लेकिन दोनों पदों से उन्हें सिर्फ इसलिए गंवाना पड़ा था कि शायद कहीं से लग रहा था, अर्जुन मुंडा तब वहां के मुख्यमंत्री हुआ करते थे, उनको लग रहा था कि ये कहीं उनसे बड़ी लकीर ना खींच रहे हैं राजनीति में, तो उसको रोकने के लिए उन्हें हटाया गया था, केंद्र से उन्होंने मनाया था। और तब तो वो एक लड़ाई और रंजिश का आधार अभी भी बरकरार है। उस रंजिश के आधार को खत्म करने के लिए ही अर्जुन मुंडा को लगातार सैचुरेट करने की स्थिति जारी है। आज भी कई दफे उनसे मुलाकात हुई है। इनफैक्ट अर्जुन मुंडा के समर्थकों ने एक दाव भी चला था कि ईचागढ़ के विधायक ने यह ऐलान किया था कि उनको अपने हार से ज्यादा इस बात का गम है कि खरसावां से अर्जुन मुंडा हार गए हैं, और उस गम को पूरा करने के लिए वो चाहते हैं कि इस्तीफा दे दें और उनके सीट से अर्जुन मुंडा चुनाव लड़के आए। तो ये सारी राजनीति वहां जमीन पे चल रही है, बड़ी तेजी चल रही है, और ये आगे ज्यादा पके नहीं, आगे ज्यादा बढ़े नहीं, इसलिए लगातार केंद्र की ओर से वहां जमीनी स्तर पर कवायद चल रही है ताकि रघुवर दास का एक सुगमता पूर्वक वहां ऐलान किया जा सके अगले मुख्यमंत्री। डॉक्टर दत्त, आप कुछ कहना चाह रहे हैं? हाँ जी, मैं यहाँ पे ये ऐड करना चाह रहा था कि आप अगर देखेंगे तो जिस तरह से सिंबॉलिज्म बहुत इंपॉर्टेंट होता है राजनीति में, और सिंबॉलिज्म के माध्यम से काफ़ी सारी चीज़ें बताया जाता है।
रघुवर दास जी का जिस तरह से आगमन हुआ है यहाँ पे केंद्रीय कार्यालय पे, और उसके बाद उनकी जो भाषण भी मीडिया के सामने जो उन्होंने अपनी बातें रखी, बयान दिए, उससे भी कहीं ना कहीं पे सीधा सीधा दर्शाता था कि और उनके चेहरे को अगर आप पढ़ना काफी ज्यादा कॉन्फिडेंस था, चेहरे पर लाल चंदन और मुस्कुराहट, काफी तभी कॉन्फिडेंस। तो आलोक जी की भाषा बदली है। पहले तो ये गाड़ी ऐसे चला रहे थे, कभी दाएं कभी बाएं, अब बिल्कुल स्ट्रेट आ गए। उसके साथ पहले विश्लेषण में आपका कुछ और था, गाड़ी आपकी स्ट्रेट आ गई। उसके साथ एक चीज ये भी है, एक चीज ये भी है कि अर्जुन मुंडा जी का दावा पेश करना मैं मानता हूं कि मॉरली एथिकली उचित नहीं है, क्योंकि वो हार चुके हैं चुनाव, और हारा हुआ व्यक्ति को अगर आप सीएम बनाते हैं तो वो सटीक नहीं होता, सही नहीं होता है। आदिवासी नेता अगर चुनना है तो आदिवासी नेता अगर चुनना हो तो लुइस मरांडी ठीक है उस चीज के लिए। एक नया चेहरा, उभरता हुआ चेहरा, और माइनॉरिटी कम्युनिटी से है, वो भी बहुत महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि आदिवासियों के बीच में क्रिश्चियनिटी का तादाद बहुत ज्यादा है। तो कहीं ना कहीं भी एक नया पहल भी हो सकता है अगर आदिवासी चेहरा अगर चुनना है भारतीय जनता पार्टी को। पर मेरा आप ये देखेंगे कि there is still a chance. There is a chance, but that chance is very remote. It is very remote. और अगर रिमोट चांस में अगर अपनाना होता है कोई एक चेहरा, देन आई थिंक इट विल बी लुइस मरांडी एंड नॉट अर्जुन जी। नहीं, लेकिन लुइस मरांडी का ना, देखिए जो नाम है मेरे सामने जो आए थे आदिवासियों में, वो पहला कई नाम है, लेकिन अब पहला नाम तो शिव शंकर उरांव का था जो गुमला से विधायक है, ज्यादा तो हमने सुना। दूसरा नाम जो हमको उस संघ का वो आदमी रहा है, दूसरा जो है दिनेश उरांव का हमने सुना। तीसरा एक नीलकंठ सिंह मुंडा है, उनका नाम सुना था। 3 नाम आ रहे थे। नहीं, चौथा ये आया है कि अगर बाबूलाल मरांडी भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो सकते हैं, लेकिन वो दोनों सीट से हार चुके हैं। नहीं, हार चुके हैं, छोड़ दीजिए। अरे वो अगर अर्जुन मुंडा एक सीट से हारे, वो 2 सीट से हारे हैं, तो आपको लगता है कि ये बीजेपी के अंदर एक रिमोट विचार आ रहा था कि अगर उनकी पार्टी, जो कि पूरी संभावना बन गई है कि उसकी विलय भाजपा में हो जाएगी, तो पहले तो हम लोग मान रहे थे कि भाई बनने के बाद रघुवर दास के उपाध्यक्ष की जो सीट खाली होगी उस पर फिर से वो विराजमान हो जाएंगे और रघुवर दास वहां जो है मुख्यमंत्री होंगे। अब एक भाव हुआ कि अगर रघुवर दास पर सहमति कहीं नहीं बनी तो यह संभव है कि फिर से बाबूलाल मरांडी के हाथों रिमोट चांसेस है। बाकी तो मैं आपको बता चुका हूं कि अगर रघुवर दास अगर नहीं मुख्यमंत्री बनते हैं तो मुझे आश्चर्य होगा। लेकिन जो विकास की बात है, देखिए झारखंड 7 और 8% के आसपास जीडीपी ग्रोथ पर चल रहा है, लेकिन जो देश के जीडीपी में उसका योगदान है वो मात्र 1.75 है। हम चाहेंगे कि आपका, चूंकि हमारे पास समय कम है अवधेश जी, हम चाहेंगे आप आज बिल्कुल एक जाते, हमें ब्रेक पे जाना है, ब्रेक के बाद हम जम्मू कश्मीर पर चर्चा करेंगे, लेकिन ब्रेक पे जाने से पहले सिर्फ आप मुझे कंक्लूड कर दे तीनों लोग कि व्हाट इज द परसेंटेज, कितना फीसद आपको लगता है कि रघुवर दास का बनना तय है? मेरे हिसाब से लगता है कि लगभग 99.9% तय है बनना, और अगर 0.1% अगर उलटफेर होता है तो शायद एक नया ट्राइबल चेहरा सामने आए। तो वो ठीक बोल रहे हैं, आप सहमत हैं इनसे? हाँ, इनसे सहमत। तो केवल इतना कहूं कि राजनीति ये भी 0.1 इसलिए ले रहे हैं कि पता नहीं, राजनीति जो है ना वो कई बार अचानक करवट बदल देती है, इसीलिए 0.1 का हम लोग मार्जिन अपनी प्रतिष्ठा बचाने के लिए कि कल हमारे पास बोलने को रह जाए 0.1 गड़बड़ हो जाए, बाकी तो निश्चित लग रहा है। आलोक जी, आप भी बिल्कुल अवधेश जी से सहमत है? आपका यह सवाल केवल असहमत होने की गुंजाइश नहीं पैदा कर रहा है, लेकिन मैं एक बात बताऊं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हमेशा से चौंकाने वाले व्यक्तित्व रहे हैं। ऐसा संभव हो सकता है कि कोई ऐसी परिघटना केंद्र से लोग भेजे गए हैं तो वहां ऐसा हो सकता है। अब तक उनका जो व्यवहार नरेंद्र मोदी का बहुत विश्वसनीय है, तभी तो राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बनाए थे। आप क्या मान रहे हैं कि ऐसे बनाए थे? बिल्कुल, तो इससे पता चल रहा है कि अमित शाह और नरेंद्र मोदी दोनों का विश्वास इस आदमी को प्राप्त है। बिल्कुल, और यहाँ से लोकसभा का सदस्य रहते हुए आप विधानसभा चुनाव लड़ाने ले गए हैं। बिल्कुल, तो ये सारे संकेत और इस विश्वास पे खड़े भी उतरे हैं। तो लेकिन 70,000 से ज्यादा के मार्जिन से रघुवर दास का नाम कोई चौंकाने वाला नाम नहीं होगा, ये मैं कह रहा हूं। मैं ये कह रहा हूं कि जब चौंकाने वाली बात ऐसी कोई होगी तो लुइस मरांडी क्यों नहीं? क्योंकि अगर अल्पसंख्यकों के बीच और आदिवासियों के बीच आपको फैलना है और पहुंचना है और ऐसा कोई आपको तो क्यों नहीं? इस चीज की आपको क्या मतलब, क्या कितना फीसद आपको लगता है कि ये परिवर्तन शायद आखिर मोमेंट पर, पॉलिटिक्स इज द गेम ऑफ के कभी भी पॉसिबिलिटी को आप रूल आउट नहीं करते हैं? एक अवधेश जी ने बड़ा महत्वपूर्ण नाम बताया है, शिव शंकर उरांव का जी, और इनकी गहरी पैठ है संघ के अंदर जी, और उनको भी चुनाव जब लड़ाया गया था तो ये बात मान के चला गया था कि एक जो बी प्लान होता है हर पार्टी के पास,
तो प्लान बी में वो एक मौजूद कैंडिडेट हैं, तो कल तय होना है। लेकिन हम अपने दर्शकों को बता दें कि हमारे जितने भी सूत्र हैं, जिन सूत्रों से पार्टी में हमने बातचीत की है, वो जितने संकेत मिले हैं वो तमाम संकेत सिर्फ इस तरफ इशारा कर रहे हैं कि रघुवर दास जी झारखंड के अगले मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं और व्यक्तित्व धनी है और काबिल व्यक्ति, और काबिल व्यक्ति हैं, सरल व्यक्ति हैं, सहज व्यक्ति हैं, और जो उनकी सरल और सहज उनकी जो इस वक्त पार्टी नेतृत्व के साथ और पार्टी के अन्य नेताओं के साथ जो उनका संयोग है, ये भी एक संयोग ही होगा कि इस राज्य में 14 साल के बाद पहला गैर आदिवासी मुख्यमंत्री बनने की गुंजाइश बन रही है। फिलहाल एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद जल्द वापस लौटते हैं, चर्चा करेंगे कि बीजेपी के लिए अब बाप बेटे और बाप बेटी में से मजबूरी बन गया उनमें से किसी एक के साथ जम्मू कश्मीर में जाना। और अब बात करते हैं जम्मू कश्मीर में सरकार बनाने के कवायद के। अगर खबरों को सही माने तो जम्मू कश्मीर के जो मुख्यमंत्री हैं अभी भी और नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता हैं उमर अब्दुल्ला साहब आज दिल्ली में बीजेपी के नेताओं के साथ बैठक की। हालांकि पार्टी के जो महासचिव है राम माधव, उन्होंने कहा उनसे कोई मुलाकात नहीं हुई है, लेकिन माना जा रहा है कि कई नेताओं से उनकी मुलाकात हुई है। और इस मुलाकात के बाद ये कयास लगाए जा रहे थे कि आखिरकार भारतीय जनता पार्टी को अगर बाप बेटी नहीं तो बाप बेटे के साथ एक बार आना पड़ेगा, और ये जरूरी भी है और मजबूरी भी है, क्योंकि सरकार तो वहाँ पे बनाना ही है, और बनाने के लिए किनके साथ जाएंगे सिर्फ ये तय करना है कि किनके साथ जाना है और किन शर्तों पे जाना है, क्योंकि शर्तें दोनों पार्टियों की ही है, और क्या शर्तें होंगी वो कुछ दिन में साफ हो जाएगा। लेकिन फिलहाल दत्ता साहब, जो स्थिति है अब, चुनाव के समय प्रधानमंत्री ने खुद परिवारवाद वंशवाद पे हमला किया, लेकिन जनादेश है, जनादेश को आप दरकिनार करके नहीं चल सकते। जनादेश में दोनों पार्टियों, बाप बेटी और बाप बेटे दोनों की पार्टियों को कुछ सीटें मिले हैं, 25 से 28 सीटें, और इनको नेशनल कॉन्फ्रेंस को भी सीटें हैं। नहीं, मैं समझता हूं कि चुनाव के दौरान तो माहौल अलग होता है और वो एक पॉलिटिकल माहौल में एक पॉलिटिकल वार होता है, तो वो इम्पॉर्टेंट नहीं होता है कि चुनाव के बाद नतीजा निकलने के बाद सरकार बनाने के समय में वो उस तरह का माहौल का कोई असर नहीं होता है। सबसे इम्पॉर्टेंट बात यहाँ पे ये है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस की जहाँ बात आती है, नेशनल कॉन्फ्रेंस पहले भी एनडीए में रहा है। आपको याद होगा कि अटल जी के सरकार में नेशनल कॉन्फ्रेंस शामिल थे, फारूक अब्दुल्ला खुद भी केंद्रीय मंत्री थे और उनके बेटा भी बाद में केंद्रीय मंत्री बने थे। तो इसलिए ऐसा नहीं है कि एनडीए के साथ गठबंधन रहा नहीं है, गठबंधन रहा है। कॉमन मिनिमम प्रोग्राम भी था, कॉमन मिनिमम प्रोग्राम के आधार पर गठबंधन रहा है। तो वो चीज़ अगर रिपीट होता है तो कोई अचंभित चीज़ नहीं होगा या फिर आश्चर्यजनक भी नहीं होगा। जहां बात आती है पीडीएफ की, पीडीएफ के साथ, पीडीपी के साथ, वहां पे महबूबा मुफ्ती वाले पार्टी के साथ अगर गठबंधन होता है तो वो थोड़ा जटिल है भारतीय जनता पार्टी के लिए गठबंधन करना। इसलिए जटिल है क्योंकि आइडियोलॉजिकली महबूबा मुफ्ती के पार्टी और भारतीय जनता पार्टी का कोई कॉमन पॉइंट नहीं होता है, क्योंकि आइडियोलॉजिकली बोथ आर पोल्स अपार्ट। तो इसलिए कहीं ना कहीं पे एक कॉमन पॉइंट निकालना बहुत इंपॉर्टेंट होगा और एक साझा हुआ रणनीति के हिसाब से कॉमन पॉइंट बना के, कॉमन मिनिमम प्रोग्राम बना के फिर सरकार बन सकती है। वो भी चांसेस रिमोट है पर नामुमकिन नहीं है। महबूबा मुफ्ती के पार्टी के तरफ से चुनाव के नतीजा निकलने के बाद एक बहुत महत्वपूर्ण स्टेटमेंट आया था। एक है कि उनके प्रवक्ता ने यह कहा था कि बीजेपी के साथ भी विकल्प खुला हुआ है। वो अपने आप में एक बहुत इंपॉर्टेंट एक सिंबॉलिक जेस्चर था। और उसके साथ साथ ये भी आया था कि आर्टिकल 370 को लेकर जनादेश विकल्प बंद करने का है नहीं। जनादेश जो है वो विकल्प
बंद होता नहीं है। और सबसे बड़ी बात है कि आर्टिकल 370 को लेके जिस तरह का पहल भारतीय जनता पार्टी का रहा है, या फिर भारतीय जनता पार्टी का जो बुनियादी आधार रहा है आर्टिकल 370 को लेके, उस पे भी कहीं ना कहीं पे एक पीडीएफ की तरफ से एक डाइल्यूशन, पीडीपी की तरफ से एक डाइल्यूशन जरूर हुई है। और वहां पे पीडीपी ने ये कहा है कि हम लोग एक नेशनल डिबेट के लिए तैयार हैं। तो इस तरह की कॉमनैलिटीज ढूंढा जा सकता है, और कॉमनैलिटीज ढूंढ के कहीं ना कहीं पे एक आधार बन सकता है। जितने सारे इंडिपेंडेंट विधायक जितने सारे जीते हैं, उनमें से एक दो हैं जो भारतीय जनता पार्टी के बागी उम्मीदवार हैं, उनका तो वापसी आना तय है, लगभग 1-2 दिन के अंदर ही शायद वापस आ जाएंगे। इसके साथ साथ बाकी जो विधायक है, बाकी विधायक में से गठबंधन वाले विधायक 2 जीते हैं, और उसके साथ साथ आपके और 3 और विधायक हैं, टोटल 5 विधायक है जो भारतीय जनता पार्टी को समर्थन देने के लिए तैयार है। तो इसलिए एनसी के साथ भी अगर सरकार बनती है, एक गठबंधन वाली सरकार, तो ये जो 5-6 जो इंडिपेंडेंट विधायक है वो लोग मदद करने के लिए तैयार बैठे हैं। और उससे एक जो मैजिक फिगर है मिशन 44 का, वो अपने आप पूरा हो जाता है। पर उल्टा वे में अगर देखें तो महबूबा मुफ्ती वाले पार्टी के साथ अगर सरकार बनती है तो किसी इंडिपेंडेंट विधायक की मदद की आवश्यकता नहीं होगी, दोनों मिलकर एक मजबूत सरकार बना सकते हैं। पर क्योंकि जम्मू एंड कश्मीर का जो राजनीति है वो बहुत ज्यादा जटिल है और बहुत ही कॉम्प्लेक्स है, तो इसलिए फूक के कदम भारतीय जनता पार्टी को भी अपनाना पड़ेगा। क्योंकि मैक्सिमम सीटें जो बीजेपी जीती हैं, 25 सीटें, वो जम्मू प्रांत से हैं, और वैली में तो मात्र 2% वोट मिला है बीजेपी को। तो इसलिए इस चीज को भी नजरअंदाज करना उचित नहीं है, और कर भी नहीं सकते भारतीय जनता पार्टी। इसके साथ साथ तो बहुत सारे ऐसे में नजरअंदाज नहीं करने में विकल्प बीजेपी के पास जो पहला विकल्प है वो नेशनल कॉन्फ्रेंस है, वो एक नेचुरल विकल्प लगता है। नेशनल कॉन्फ्रेंस मेरे लिए पहला विकल्प भी और नेचुरल विकल्प भी है। और महबूबा मुफ्ती वाले पार्टी जो है वो थोड़ा एबनॉर्मल विकल्प है, और वो थोड़ा अननेचुरल होगा। पर राजनीति में जैसे कहा जाता है कि पॉलिटिक्स इज द आर्ट ऑफ इम्पॉसिबल, तो कुछ भी हो सकता है राजनीति में। और मैं मानता हूं कि कॉम्प्लेक्सिटीज बहुत सारे हैं, उन सब कॉम्प्लेक्सिटीज को कैसे दूर किया जाता है, दोनों पार्टी के लिए विडंबना है वो चीज। तो वो एक बहुत बड़ा चुनौती होगा भाजपा के लिए भी और मुफ्ती साहब के पास। बहुत सारी गुत्थियां हैं अवधेश जी इस बीच में, बड़े सारे सवाल है, बड़े सारे सवाल का जवाब देना होगा। एक सवाल तो जो जिससे मैंने शुरुआत की कि बाप बेटे और बाप बेटी में से एक को चुनना पड़ेगा, क्योंकि वो मजबूरी है। जनादेश इस तरह का है कि आप कुछ कर नहीं सकते हैं। लेकिन जिस तरह से चुनाव के समय में जो हमले हुए, वो कह रहे हैं चलिए वो चुनाव खत्म हो गया तो वो खत्म हो गया, लेकिन खत्म होने इस पर भी सवाल उठेंगे। लेकिन उससे भी बड़े कई सारे सवाल हैं जो गुत्थी की तरह इसको सुलझाना मुश्किल है बीजेपी के लिए। तो कहाँ पे स्वाभाविक रूप से बीजेपी को सरकार भी बनाना है, या जम्मू कश्मीर में सरकार पॉपुलर बनना चाहिए, लोकतांत्रिक सरकार बननी भी चाहिए। इसके लिए प्रयास सबको करना होगा, और इसमें प्रयास कर रहे हैं तमाम लोग। कोई भी पार्टी नहीं है इसमें जो प्रयासरत नहीं है इस वक्त। देखिए, आपका जो ये व्यंग्यात्मक प्रश्न है वो नरेंद्र मोदी के उस बयान पर है। उन्होंने झारखंड में भी कहा था कि यहाँ भी एक बाप बेटे की पार्टी को खत्म करिए, और वहां भी कहा था कि बाप बेटी और बाप बेटे के जो है पार्टी को खत्म करिए। तो इस बार आप देखिए उसका थोड़ा असर उस बयान का हुआ है। भारतीय जनता पार्टी को उस बयान 2% वोट मिला है बीजेपी को। नहीं, वो सर ये हुआ है कि किसी को बहुमत नहीं मिला। मैंने पहले भी नहीं था, लेकिन पहले मिलकर चुनाव गठबंधन करके भी लड़ रहे थे, पहले कभी आह्वान नहीं किया गया था। तो मोदी की बातों का थोड़ा असर तो हुआ है। अब उस असर को जो आप कह रहे हैं कि इस समय मजबूरी है, उस मजबूरी को बदलने के लिए भारतीय जनता पार्टी को सरकार बना करके वहां के लोगों को विश्वास अर्जित करके इनकी राजनीति को खत्म करना होगा। क्या ये संभव है? तो बता रहा हूं, तो चाहे वो किसी का समर्थन इस समय लेंगे, लेकिन भारतीय जनता पार्टी को जो लक्ष्य होगा कि जैसे अष्टपाद होता है ना, ऑक्टोपास, वो मुंह से खाना नहीं खाता है, वो जिसको खाना है उसके पैसे बैठ जाता है, उसके पेट में धीरे धीरे ऐसा होता है कि वो अंदर चला जाता है। तो जो भारतीय जनता पार्टी को वहां भूमिका होगी, चाहे नेशनल कॉन्फ्रेंस हो, पीडीपी हो, उनको अष्टपाद की तरह अपने पेट के माध्यम से अंदर पचा जाने की होगी। अब इस समय जो ये बात कर रहे थे, देखिए 2 संभावनाएं बिल्कुल साफ है। एक तो भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता अरुण जेटली ने साफ कर दिया है कि हमारा मुख्यमंत्री होगा। मैंने आपने पहले प्रस्ताव कर दिया कि इस शर्त पर, और एक शर्त हो गई कि जिसको भी बात करने आना है वो इस पर बात करे कि डिप्टी चीफ मिनिस्टर तो आपका हो सकता है, लेकिन चीफ मिनिस्टर हमारा होगा।
अब उन्होंने एक साफ क्लियर कर दिया है, सरकार बीजेपी लेड होगी, ये क्लियर कर दिया। नेतृत्व सरकार की बीजेपी करेगी। पीडीपी ने जो ऑफर दिया था, मुजफ्फर बेग ने कहा था कि भारतीय जनता पार्टी के साथ हम सरकार बनाने के लिए तैयार हैं, उनको बात करनी चाहिए और मुफ्ती मोहम्मद सईद साहब के नेतृत्व में 6 साल तक आराम से सरकार चलेगी। तो वो है ये 2 जीत आ गई है। इसमें नेशनल कॉन्फ्रेंस को भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री को समर्थन करने में कोई समस्या नहीं है। इन्होंने गिना ही दिया, 2 सज्जाद लोन का है, 2 भाजपा के बागी है, 1 निर्दलीय है। नहीं, सवाल नंबर का नहीं है, सवाल है कि जो कॉम्प्लेक्सिटीज हैं बिटवीन द पार्टीज, इन दलों के बीच में जो अपनी कॉम्बिनेशन है। देखिए ऐसा है, जम्मू कश्मीर में कोई भी दल सिद्धांतवादी नहीं है, आप ये समझ लीजिए। मैं वहां रहा हूं, मैं वहां काम किया। जो पीडीपी है वो कोई दल नहीं, भारतीय जनता पार्टी को सरकार बनाए तो सिद्धांत विहीन होकर बिल्कुल सिर्फ सिद्धांत को दरकिनार करके आगे जाएगी। बीजेपी चुनाव लड़ी है सिद्धांत विहीनता के, उसी का तो परिणाम है कि उसको लद्दाख में एक भी सीट नहीं मिली। लोगों ने जम्मू में भी नेशनल कॉन्फ्रेंस को वोट दे दिया। क्या बात कर रहे हैं, जो यूनियन टेरिटरी लद्दाख का मामला बीजेपी ने अलग कर दिया, 370 पर कुछ बोला ही नहीं, तो उसका तो वहां असर पड़ा है ना, उनके अपने वोट भी घटे हैं ना पिछले लोकसभा चुनाव से। अब देखेंगे। लेकिन दूसरी बात आता हूं जी, जब सरकार बनती है तो कॉमन मिनिमम प्रोग्राम बनता है, उसके आधार पर काम करते हैं। वहां पे किसके साथ बनने की संभावना है? बनने की संभावना इस समय के हिसाब से भारतीय जनता पार्टी जो पहल करी है, भारतीय जनता पार्टी, नेशनल कॉन्फ्रेंस और निर्दलीय, ये मिला के 45 सीटें हमारे साथ जम्मू से है, हमारे साथ जम्मू से। एक बात वो बोल देंगे, लेकिन एक संभावना जो कांग्रेस खेल कर रही है कि कांग्रेस नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी मिलकर बना ले। वो जो कांग्रेस की कोशिश है, जो कि गुलाम नबी आजाद वहां पूरी तौर पर कोशिश कर रहे हैं, अगर वो गोल खिला, जिसकी संभावना मुझे कम लगती है, क्योंकि पीडीपी और नेशनल कॉन्फ्रेंस के बीच सहमति होना वैसे ही है जैसे तमिलनाडु में डीएमके और एआईडीएम के बीच, या लेकिन इस समय काफी कुछ बदल रहा है। लेकिन डीएमके एआईडीएमके आएगी, दोनों के जनाधार लगभग एक ही है, वो पार्टी खत्म हो जाएगी, जैसे बसपा सपा साथ में। चलिए हरबंस, आपको मेरी आवाज आ रही होगी? हरबंस, आपको आवाज आ रही है? आलोक जी, देखिए ये स्थिति जटिल है, स्थिति बिल्कुल जटिल है और भारतीय जनता पार्टी को विष पी करके गले में रख करके और काम आगे बढ़ना पड़ेगा जी। और दूसरी बात, मैं इस बात से बिल्कुल इत्तेफाक नहीं रखता हूं कि राजनीति वहां सिद्धांतहीनता के साथ हो रही है। वहां जहां तक मैं नहीं, अवधेश जी जैसा वहां नहीं गया मैं, लेकिन मैं ये मानता हूं कि वहां जम्मू कश्मीर में जो भी पॉलिटिकल पार्टी है वो राष्ट्रीय हित की राजनीति कर रही है। नहीं तो आज की तारीख में वो पॉलिटिकल सिस्टम वहां चरमरा गया होता और वो स्थितियां नहीं बनी होती। और लगातार जो भी वहां मुख्यमंत्री रहा है उसके केंद्र से रिश्ते रहे हैं, चलिए, और एक दूसरे बातचीत रहे हैं, उसकी वजह से ये बात साफ जा रहा है, इस दिशा में बढ़ती हुई दिख रही है कि भारतीय जनता पार्टी ही वहां सरकार बनाएगी। या चलिए, हमारे साथ जम्मू से हैं, फोन लाइन पे मौजूद है हरबंस। हरबंस, क्या सरकार कौन बनाने जा रही है सरकार? दलीप जी, अभी जो दिल्ली है थैले से बाहर नहीं आई है जी, अभी सब कयास लग रहे हैं। और मगर यहाँ हम लोगों का ये मानना है कि अगर नरेंद्र मोदी जी एक साफ सुथरा प्रशासन जम्मू कश्मीर में देना चाहते हैं जी, और जिन्होंने सबसे बड़ी धांधली करोड़ों अरबों रुपए की इन मंत्रियों ने की है, जो बहुत से हारे हैं जी, अगर भारतीय जनता पार्टी नेशनल कॉन्फ्रेंस का साथ लेती है तो दलीप जी जो बड़े बड़े भ्रष्टाचारी है वो बच जाएंगे। यदि पीडीपी कांग्रेस का साथ लेती है तब भी हो सकता है कई भ्रष्टाचारी बच जाए। अगर पीडीपी और भाजपा सरकार बनाती है तो पिछले 6 साल में जिन कांग्रेस के और नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेताओं ने करोड़ों रुपए की अवैध संपत्ति बनाई है, भ्रष्टाचार किया है, वो सब ब्रॉड टू बुक आ सकते हैं। अब देखते हैं अपने आप को छुपाने के लिए दलीप जी कौन क्या करेगा। जी, आप कहते हैं कि जो जनादेश है वो बीजेपी और पीडीपी के सरकार बनने के लिए है? बिल्कुल दलीप जी, अगर आप देखें कि जम्मू में पूरी तरीके से बीजेपी छाई है और कश्मीर में पीडीपी छाई है और कांग्रेस को तो दोनों ही क्षेत्रों के, तीनों ही क्षेत्रों के लोगों ने लगभग नकार दिया है। लद्दाख को अगर छोड़कर हम बात करें और सबसे ज्यादा अगर 6 सालों में, चलिए ये तो आप कह रहे हैं, मेरा सवाल है कि क्या जम्मू कश्मीर में बीजेपी की सरकार, बीजेपी के नेतृत्व की सरकार बनते हुए नजर आ रही है आपको? बीजेपी अगर गठबंधन पीडीपी से करती है तो सफल रहेगी, अगर नेशनल कॉन्फ्रेंस और के साथ करती है तो बहुत सी और कठिनाइयां आएंगी जिससे पीडीपी बहुत अपना वर्चस्व बढ़ा लेगी। चलिए,
बहुत बहुत धन्यवाद हरबंस जी आपका। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद जल्द वापस लौटते हैं, चलेंगे आसाम। एक बार फिर से स्वागत है। हम चर्चा करते हैं आसाम में अब तक 58 जो लोगों की मौत हो चुकी है। आदिवासी बोडो जो आतंकवादी संगठन है उसके द्वारा आदिवासियों पर हमला हुआ और घर में आग लगा दी गई और अब तक उसमें कुल मौतें 78। राजनाथ ने कहा यह आतंकी हमला है और इसका जांच NIA करेगी। साथ ही साथ उन आतंकियों को ढूंढा जा रहा है जो इन्होंने यह हमला किया है। उन्होंने कहा किसी को बख्शा नहीं जाएगा। लेकिन राज्य के जो मुख्य सचिव हैं वो छुट्टी पे हैं और छुट्टी काजीरंगा में वो मनाते हुए नजर आए हैं। कुल मिलाकर के देखें तो प्रशासनिक लापरवाही का भी नतीजा अगर चुके हैं तो ये बिल्कुल कहना गैर वाजिब और अनुचित नहीं होगा। आलोक जी आपसे शुरुआत करेंगे बहुत कम समय में। बिल्कुल, मैं आपको बता दूं कि जब असम को मैंने देखा है, वहां वक्त भी थोड़ा गुजारा है, तो मैं वहां जानता हूं कि आप जो बात कह रहे हैं कि प्रशासन का जो लचर रवैया है वहां अब तक के आतंकवाद की मूल वजह रहा है। अब जो भी जैसी भी स्थिति में हो छोड़ दिया जाता है, खुलेआम छोड़ दिया जाता है और गुवाहाटी इत्मीनान से अपना शासन चलती रहती है और बाकी इलाके में किसका राज रहता है। लेकिन वहां असली लड़ाई जो है दिलीप जी मैं बताऊं कि विपन्नों को मारा जा रहा है, जो सबसे बड़ा संकट है। और विपन्नों को इस वजह से मारा जा रहा है कि वहां बोडो समुदाय के लोग ये महसूस कर रहे हैं कि बड़ी तादाद में वहां पहुंच गए हैं तो इनका डेमोग्राफी खराब हो जाएगा। और ये छोटी सी बात है, अगर उनको इत्मीनान से अगर इतनी बात को समझा दिया जाए कि ये इस काबिल नहीं है कि आपके डेमोग्राफी को खराब करें और आपकी जो संस्कृति है उस पर कहीं कोई इनका हस्तक्षेप करने की हैसियत ही नहीं है, यही असली वजह है। और इस बात को समझाने वहां प्रशासन विफल रहा है। और दूसरी बात, कहीं ना कहीं से इनको खुराक मिल रहा है आसपास के इलाके से, जिसकी वजह से वहां कोई भी आतंकी संगठन बना करके और हथियारों से लैस हो जाना उतना ही आसान है जितना मुश्किल यहां पे नक्सली संगठनों को बाकी देश के इलाकों में हो रहा है। तो आप समझ लीजिए कि कैसे वहां हो रहा है, क्यों हो रहा है, इसके पीछे कौन सी अंतर्राष्ट्रीय ताकत है, क्योंकि जाहिर तौर पर कोई सेना के लोग तो नहीं दे रहे हैं उनको ये सब कुछ। तो बिल्कुल उसको कहीं ना कहीं आपको रोकना पड़ेगा। अगर सघनता से जिस ढंग से जम्मू कश्मीर में आपने काम किया है उस लिहाज से, उस पैरामीटर से आपको उस इलाके में भी जाके काम करने की जरूरत है। जी डॉक्टर दत्ता। जी मैं आसाम में रहा हूँ बचपन से, तो उसके जो डेमोग्राफिक चीज़ें हैं बहुत अच्छी तरह से समझता हूँ। लगभग 2.5 करोड़ के आसपास इलीगल इमिग्रेंट्स फ्रॉम अक्रॉस द बॉर्डर हैं, मुस्लिम इमिग्रेंट्स आसाम में। वो यहाँ पे आते हैं जब समय कम है तो वहाँ वो एक जटिल कारण है जिसके चलते इस तरह का परिस्थिति आसाम में पैदा हुआ है। केवल आसाम में ही नहीं, पूरी पूर्वोत्तर में ये बेसिक कारण है, नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में। दूसरा यह है कि प्रशासन की जो जिम्मेदारी है हमेशा प्रशासन विफल रहती है। आपको याद होगा कि वो बॉर्डर डिस्प्यूट नागालैंड और आसाम के बीच में भी जब हुआ था गोलाघाट पे, वहां पे भी प्रशासन की बहुत बड़ी कमी थी। मैं मानता हूं कि लगातार जिस तरह का घटनाक्रम आसाम में हो रहा है और जिस हिसाब से नरसंहार चल रहा है आसाम में, उसके पीछे आर्थिक आधार एक बहुत इंपॉर्टेंट आधार है और सामाजिक और भौगोलिक आधार भी बहुत इंपॉर्टेंट है। लेकिन जो सरकार की लचर रवैया कारण वहां पे प्रॉपर जैसे कहते हैं, अगर वहां पे इस तरह की स्थिति यहाँ रहती है तो वहां कहीं न कहीं खामी रही होगी साफ तौर से। आज यहां से केंद्र के मंत्री कह रहे हैं कि हम 50 जो कंपनी भेज रहे हैं, तो अगर स्थिति वहां पे रहती, तनाव रहता है तो उन चीजों को निपटने के लिए वहां पे तैयारियां पहले रहनी चाहिए। राज्य सरकार को उस तरह से तैयार रहनी चाहिए, बहुत आवश्यक होता है। और इस स्केल पे अगर अटैक होता है तो कहीं ना कहीं राज्य सरकार और केंद्र सरकार या दोनों सरकारें या वहां की खुफिया एजेंसी, ये तमाम जो हमारी व्यवस्था है उस व्यवस्था को कहीं ना कहीं साफ साफ बिल्कुल जो खामियां जो है बिल्कुल सही बात है। स्टेट मशीनरी की बहुत बड़ा फेलियर है। प्रदेश की सरकार बिल्कुल फेल हो चुका है वहां पे, और लगातार जिस हिसाब से घटना हो रहा है वो तो सीधा सीधा दर्शाता है कि द स्टेट मशीनरी हैज एब्सोल्युटली गॉन रिडंडेंट। और इसके साथ साथ अंतर्राष्ट्रीय कारण अगर ढूंढा जाए, अंतर्राष्ट्रीय कारण में जैसे आलोक जी ने उल्लेख किया है, मैं सीधा वे में कहता हूं कि चीन का बहुत बड़ा हाथ है इस पूरे चीज पे। चाइना तब तो और भी ज्यादा कहीं ना कहीं आपका इस तरह से सोए रहना
बहुत अगर इसका बहुत मतलब आप सोए हुए हैं, अगर चीन का हाथ है या किसी और मुल्क का हाथ है। बहुत बड़ा चुनौती है ये हमारे देश के लिए। और ये चीज और पेचीदा और जटिल इसलिए हो जाता है क्योंकि आईएसआई का एक बहुत बड़ा मकसद है ग्रेटर इस्लामिक रिपब्लिक बनाना पूरे पूर्वोत्तर में, और होम मिनिस्ट्री के बहुत ऐसे फाइल्स हैं जिसपे इस चीज का खुलासा हुआ है इन द पास्ट, और इसी के चलते मतलब ये गवर्नमेंट शुड हैव बीन मोर केयरफुल, बोथ द सेंट्रल गवर्नमेंट एज वेल एज द स्टेट अलर्ट। अगर इस तरह की चुनौतियां आपके पास है और आप इसका मतलब है और इस स्केल पे अगर हत्याएं होती है, आतंकवादी हमला होता है, तो फिर आपकी तैयारी नहीं है। बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल नहीं है, एकदम खत्म से है। देखिए ऐसा है कि असम की समस्या जटिल है, लेकिन ये जो हमला है देखिए ये तो बड़ा अजीब है कि केवल चाय बागान में काम करने वाले बाहरी मजदूरों के घर पर ये हमला हुआ है। उसमें मुसलमान भी है, उसमें मरने वाले हिंदू भी हैं। वो केवल एक वर्ग का नहीं हुआ है। ये जो एनडीआरएफ है नेशनल, वो असल में अलग बोडोलैंड की मांग कर रहा है, जिसके पीछे मुख्य कारण एक ग्रुप जो एस ग्रुप जो है वो सिम्बजीत क्या बोलते हैं उसको जी, वो ग्रुप जो है, तो वो लगातार उसकी लड़ाई ही यही है वहां कि भाई बाहरी लोग यानी बांग्लादेशी घुसपैठी आकर के हमारे क्षेत्र पर कब्जा किए हैं, हमारे संस्कृति को नष्ट कर रहे हैं, इसलिए हमको यह अधिकार दिया जाए। तो उसके समाधान अगर नहीं हुआ, जो वहां आपने बोडोलैंड काउंसिल बनाया ना, डिस्ट्रिक्ट काउंसिल, उसने उसका समाधान नहीं दिया है। तो ये सब उग्रवादी फाइट कर रहे हैं, ना इनसे बातचीत करने की कोशिश हो रही है, ना इनको विरुद्ध फाइट करने की ठीक से कोशिश हुई है, ना इनकी समस्याओं का समाधान हुआ है। और उनको ये लग रहा था इस समय जो पुलिस लगातार उनके खिलाफ कार्रवाई कर रही थी, तो उनको ये लग रहा था कि ये जो बाहरी मजदूर सब यही हम लोगों के बारे में बताते हैं, क्योंकि वहां जाके सब छुपते थे और वहां गोली चल जाती थी, तो उस गुस्से में मारा है। लेकिन आप देखिए ना कि मारने के बाद जब उनके विरुद्ध मार्च निकल रहा था, तो पुलिस के रहते हुए बोडो आदिवासियों के घर जलाए गए 35 से 40, उनके 3-4 लोगों को सड़क पर लाके मारा गया पुलिस के सामने। तो आप क्या मानते हैं कि इसके बाद फिर बोडो उग्रवादी प्रतिक्रिया व्यक्त नहीं करेंगे? तो ये जो समस्या है पंजाब में, अब उसको केवल असम में एनआईए जांच कर दे, उसको आतंकवाद मान करके आप जांच कराएं, केवल उससे हल नहीं होना है। ये एक बड़े राजनीतिक पहल की वहां जरूरत है। ये सबसे पहले तो सरकारों को वहां पे चुस्त और चुस्त रहने की जरूरत है, अलर्ट पे। अगर सरकारों ने वहां छोड़ दिया है इनके हाल पर। सच यही है, कोकराझार और जिन 2 जिलों में हुए हैं, पहले भी हुआ 2012 में, कितने मारे गए, तब से चल रहा है। नहीं, और दिलीप जी आसाम और पूरे पूर्वोत्तर का अगर ढूंढना है, सिर्फ एक ही चीज पे पहल करने की आवश्यकता है, वो है इलीगल इमिग्रेंट्स पे। चलिए, और जो नहीं हो रहा है चलिए, अवधेश जी, डॉक्टर दत्ता, आलोक जी, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।